नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करते हैं ठाकुर के कुओं का, ठाकुर के उस बैल के बथान का जिसकी चर्चा इन दिनों बड़ी जोरों पर है। स्वाभाविक तौर पर होनी भी चाहिए। कई तरह की चीज़ें बदली हैं, बदलाव का बयार चल रहा है। ऐसे में ठाकुर कैसे अछूता रह सकता है। और जब ठाकुर की बात हुई तो मुझे लगा कि ठाकुर के कुआं को देखना चाहिए, कहीं है, बचा हुआ भी है कि नहीं है। ठाकुर के उस बैल के बथान को भी देखना चाहिए, कहीं मिल जाए वो बथान किस स्थिति में है। जो चर्चा कविता के माध्यम से की गई है वो बिहार के संदर्भ में कितना मौजूद है, क्योंकि अशोक वाल्मीकि की उस कविता का प्रसंग और उसका संदर्भ यूपी से है, लेकिन ठाकुर बिहार में भी हैं और इसका उदाहरण के तौर पे बिहार के ही पंडितों ने, मनोज झा ने इस बात को रखा। तो उन चीज़ों को समझा जाए कि भाई आखिर ठाकुर के कुओं का क्या सच है, ठाकुर के बथान में जो बैल बंधा जाता था उसका क्या सच है, क्यों इस तरीके की कविताएं हमारे समाज के सामने में परोसा गया, क्यों नहीं वो ठाकुर के उस त्याग, उस बलिदान, उस संघर्ष की गाथा को लिखा गया जिस वजह से आज भी बहुत सारे ठाकुर बहुत सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि दर्द को महसूस करता है, क्यों नहीं लिखा गया। चलिए, ये संयोग है कि मोदी का भी दौर आया। मोदी के इस दौर में भी बहुत सारी चीज़ें नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, उसी में इन चीज़ों पर भी चर्चा हुई और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा समाज जिसके बारे में इस तरीके का चित्रण किया गया है, उस समाज के लोगों का सत्य क्या है, सच क्या है, ये भी समाज को जानना चाहिए और आज के समाज को जानना चाहिए। देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये एक ठाकुर की बस्ती की वीडियो है। ये अलग बात है कि जिस बस्ती में हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो बस्ती ऐसी है कि कई घर के यूथ आज भी फौज में हैं, मतलब सरकार के नौकरी में अभी भी इस ठाकुर के इस इलाके का रिप्रेजेंटेशन है। तो थोड़ी दूसरे तरीके की समृद्धि दिखती है, आपको दिख रही होगी, चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के पीछे का इतिहास भी आज ठाकुरों ने समेट कर रखा है। तो हम आपको ये जो देख रहे हैं ये ठाकुरों का कुआं है और इस कुआं के आसपास 3 किलोमीटर तक कोई दूसरी जाति नहीं है। तो प्रेमचंद्र जिस कुआं की चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ गांव में 4 तरह के कुएं रहे होंगे, उस दौर में रहा होगा, लेकिन ये जो कुआं है, ये कुआं की स्थापना हम जब बात की तो लगभग 1900 के ईस्वी के करीब का ये कुआं है। पूरे ठाकुर का ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, उस बस्ती में एकमात्र यही कुआं था जिस कुआं से पूरे ठाकुर के घर में पानी जाया करता था। तो शायद आप उस संघर्ष को नहीं देखा है या उस संघर्ष की कभी चर्चा नहीं हुई कि ठाकुर के घर की बहू को क्या क्या झेलना पड़ा है और क्या क्या संघर्ष उस घर की बहू की रही है उस विरासत को संभालने में। शायद इस पर किसी कविता या कवि का ध्यान भी नहीं गया होगा। आज संयोग ऐसा हुआ कि उस दौर की 2 ठाकुराइन से हमारी मुलाकात हो गई, एक मेरी माँ, एक मेरी मौसी, दोनों आई हुई है और ये दोनों बहन उस ठाकुर रियासत में पैदा ली जो मिथिलांचल के एक बड़ा रियासत माना जाता था। उस दौर में हमारी माँ और मौसी के पिताजी उस इलाके के धनवान लोगों में एक हुआ करते थे। मखाना की जो खेती का जो दौर रहा होगा 1920, 25, 30 का, उस दौर में मतलब संदूक हम लोग देखे हुए, उसमें पैसा बांध बांध के रखा जाता था। वहाँ अनाज रखने के लिए, मखाना रखने के लिए उसको बखारी कहा जाता था। उस इलाके में, उस पूरे में बखारी में पैसा भरा जाता था।
उस घर की बेटी, एक की शादी हमारे यहाँ होती है, एक की शादी हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर होता है। कभी ये लोग रोटी बनाना नहीं सीखे, लेकिन जब ये ठाकुर के घर है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें अभी भी सुरक्षित है। 40-40 भैंस, गाय, बैल सब रहा करता था। और उस दौर में जो कभी मतलब भंसा बनाना, हम लोग क्या कहते हैं, खाना बनाने को भंसा बनाना कहते हैं, कभी देखी तक नहीं थी। और जब आई तो 18 से 20 मकई की रोटी, तो समझिए इतना इतना मोटा मकई की रोटी होती है, वो मजदूरों के लिए बनाना पड़ता था। अब आप समझ लीजिए। और उस जमाने में हम लोगों के यहाँ जो सरसों खाते हैं ना आप लोग, सरसों का जो डंठल बचता है, मतलब सरसों निकलने के बाद, वो सबसे तेज उसका आँच होता है। उसके सहारे अगर आप खाना बना लिए तो समझिए कि आप खाना बनाने के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उस दौर में उसके सहारे मकई की रोटी बनाई जाती थी, 18-18, 20-20, मतलब सुबह 5 बजे से लेके दिन के 9 बजे तक जो मजदूर काम करता था उसके लिए खाना बनता था। और जो हल चलाने वाला होता था उसे 6 बजे नाश्ता और दोपहर का भोजन मिल जाना चाहिए। अब समझिए कि एक ठकुराइन की, जिसका बाबा उस जमाने में लाखपति रहे होंगे, वो अपनी बेटी को जब एक दूसरे ठाकुर के घर भेजती है, उन्हें किस तरीके की चीज़ें देखनी पड़ती है, इसका न तो आप कभी सिनेमा में देखे होंगे, न कभी आप किसी कविता के पाठ में आपको सुनना मिला होगा। ये तस्वीर आपने देखी ही नहीं होगी। मेरी दादी 5 गोतनी थी, उसमें से एक गोतनी होती है दादी, बड़ी दादी हमारी, वो पितोजिया की रहने वाली थी। पितोजिया जहाँ कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन जगह है, पितोजिया। जब वो कर्पूरी ठाकुर जी आते थे हमारे यहाँ, तो उस दौर में वो करेला का जूस पीते थे। दादी भले ही 10 गाली दे देती थी, लेकिन अगर कर्पूरी ठाकुर इस इलाके में आए, हमारी दादी करेला का जूस पीस के रखी, इंतजार करते रहती थी कि कर्पूरिया आए थे, पता नहीं कथिला करेला का जूस पीवे। अब समझ जाइए कि भाई बहन का रिश्ता था। आप कहते हैं कि ठाकुर और क्या ये। और उस दौर में समाजवादी आंदोलन जिस समय में चरम पर था, जो कांग्रेस ये, तो हमारे इलाके के वशिष्ठ नारायण सिंह थे, सूरज नारायण सिंह थे, ये सारे लोगों का आना जाना होता था। गजेंद्र हिमांशु, कर्पूरी ठाकुर। और उस समय हमारी दादी जो है, इसी जो देख रहे हैं ना सामने, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि अब डाइनिंग रूम हो गया, अब सोफा लगता है, पूरा मकई भरा रहता था। बोरा का बोरा कस के मकई उन लोगों को दिया जाता था कि ये सब देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। उस दौर में यहाँ पे चीन और भारत के बाद युद्ध हुआ था, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। हमारे दादा उस दौर में दादी का जेवर, देश के बॉर्डर पर जवान को हथियार मुहैया हो इसके लिए जाकर जेवर दे आए। जरूरत है इस देश को, पूरे शहर से घर घर घूमकर जरूरत है देश के लिए। लेकिन इस बलिदान की, इस संघर्ष की गाथा कभी किसी ने नहीं सुनाई। ये हम आज आपको गाथा नहीं आए, ये सफाई नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ों को समझिए कि इस देश के इतिहास के निर्माण में जिस जाति का, जिस वर्ग का जो महत्व रहा है, एक कालखंड में उसके महत्व को किस तरीके से लोगों के जेहन में एक अलग अंदाज में, एक अलग विकृत मानसिकता के तहत उन चीज़ों को भरने की कोशिश की गई। क्योंकि उस समय इसी नैरेटिव के सहारे राजनीति साधनी थी। फिल्म देखते होंगे ठाकुर के बारे में क्या क्या कहा जाता था, लेकिन कभी ये आपने नहीं देखा होगा कि एक ठकुराइन को 20-20 मकई की रोटी और 20-20 मरुआ की रोटी बनाना पड़ता था। 10-10 किलो चावल का भात, हम लोग खिला के भात करता है, भात बनाना पड़ता था। और उसको पसाने के लिए क्या मशक्कत करनी पड़ती होगी घर की महिलाओं को, उस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की। कि आज जो विरासत खड़ा हुआ हम लोग बचा के रखे हुए हैं, उस विरासत को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले
जो महिलाएं रही हैं, घर की महिलाएं, जो फसल कट के जब आता था जिस तरीके से फसल को वो सुरक्षित रखती थी, उनके उस संघर्ष गाथा की कहीं चर्चा नहीं है। क्योंकि देश की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका थी उस दौर के किसानों की, और उस किसान की बहू और पत्नी की क्या स्थिति थी, ये आप उनके बयानों से समझ सकते हैं। जरा सुनिए। एक मेरी माँ है, एक मेरी मौसी है, संयोग से आई हुई है, वो भी ठाकुर के कुआं। अब ठाकुर के कुआं में कुछ बचा हुआ तो है नहीं, लेकिन विरासत अभी भी संभाल कर रखा हुआ है। वो बथान भी अब बैल उल कुछ नहीं है, देखा अब वहाँ कार लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन एक है, उसको हेरिटेज की तरफ बचाए रखना है, कुछ हिस्सों को बचा कर रखना है कि आने वाले जनरेशन को बताया जाए कि किस तरीके से हमारे पुरखों ने इस मिट्टी को उर्वर बना कर रखा है, कैसे हाँ कृषि आधारित समाज ने यहाँ तक पहुँचाया इस देश को, क्या क्या संघर्ष का गाथा रहा है, किस तरीके से पापा के ज़माने में लोग एक मार्किन का कपड़ा पहनकर, वो भी छठ उठ में गंजी में, मतलब दादाजी कभी कभी सुनाते थे कि एक ही धोती और एक ही गंजी होता था, उसको खींच के और रोशनाई डाल के उसको फिर सुखा के पहनते थे। वो ठाकुरों का जमाना रहा है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर उस समय में सूट बूट पहनते थे। सूट बूट पहनने वाला ठाकुर एक दो हुआ करते थे, जो जमींदार और राजा रजवाड़े थे। लेकिन उसके अंदर जितने ठाकुर जो देश के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनकी माली हालत बहुत बेहतर नहीं हुआ करता, उनके पास हजारों एकड़ जमीन नहीं हुआ करता था, लेकिन वो भी इस मिट्टी के लिए उतना ही बलिदान देने को तैयार थे जितना और सारे लोग भी जरूरत। इसलिए हमेशा ठाकुर जी के बस्ती में, बिहार में हम देख रहे हैं, पिछड़ों हो या दलित हो, उनके से एक अलग तरीके की सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ता हमेशा बना रहा है। शायद हमारे कवि को और हमारे साहित्यकार को वो उस केमिस्ट्री को नहीं समझ पाए होंगे। समझने की भी जरूरत है। उस दौर में वामपंथियों की एक अपना अलग नैरेटिव था, वामपंथियों ने अपने अलग तरीके से चीज़ों को लिखा है। और एक और जानकारी हम आपको दे दें कि कभी भी दलित, बिहार की हम बात करते हैं, हम लोगों के यहाँ हल चलाने का काम नहीं किया, पिछड़ी जाति ही रही है। तो वाल्मीकि जी जिस संदर्भ में लिखे हैं, वो संदर्भ बिहार में तो फिट नहीं बैठता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इसी के सहारे चीज़ों को समझने का भी मौका मिला है। तो जरा समझिए और देखिए एक ठाकुर क्या कहता है और ठाकुरायन क्या कहती हैं, वो किस तरीके से अपनी विरासत को संभाल कर रखती हैं। जरा उस ठाकुरायन के दर्द को भी समझ लीजिए। कहते हैं ना कि एक दौर में था कि हरी हरी चूड़ियाँ। हाँ, ये अलग बात है कि वो खेत खलिहान में काम करने नहीं जाती थी, लेकिन उस काम को एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे बाजार तक पहुंचाए, इसमें घर की ठाकुरायन की बड़ी भूमिका रही है। अनाज सुखाने से लेके, अनाज को समेटने से लेके, अनाज गोदाम में, मतलब उस समय कोठी कहा जाता था, कोठी में रखने से लेके सारी चीज़ें ऐसी थी। और उस सब महिलाएं करती थी, ठाकुरायन करती थी। और मजदूर जो काम करने आते थे, उस समय में चाय नहीं पीते थे वो लोग मकई की रोटी या मरुआ की रोटी खाते थे। वो बनाना आज कहाँ संभव है। ये भी एक पक्ष है कुआं ठाकुर का। और जब ठाकुर का कुआं है तो एक ऐसी, क्या आप उसको कह सकते हैं कि एक ऐसा रिश्ता भी है पिछड़ों और दलितों के साथ, जो रिश्ता आज तक बना हुआ है। और उसी रिश्ते की वजह से कि वामपंथियों की लाख कोशिश के बावजूद भी, कांग्रेसियों की लाख कोशिश के बावजूद भी वो दुराव पैदा समाज में नहीं कर पाए, या लालू यादव भी उस दुराव को उस हद तक पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि सामान्य तौर पर रिश्ते इतने मधुर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, हम लोगों के इलाके में, जो चाह कर भी जो एक अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वो अलगाव नहीं हो सका। चलिए सुनिए ठाकुरायन की व्यथा और ठाकुर इस पूरे मसले पर, आनंद मोहन के मसले पर क्या सोचते हैं, जरा आप भी सुनिए।
दीदी आँय? उस समय में कितना मवेशी रहे और मवेशी के जे कितना तोरा नौकर रहो, केना केना खाना बनबे रहे, सबके बारे में बताई तो। 30 गो रहे मवेशी आ 7 गो रही नौकर नौरी, एगो नौरी आ 6 गो नौकर, सियाना बच्चा। मकई के रोटी बनी रहे तो 18 गो 19 गो रोटी मकई के बने। बड़का नौकर खाए रहे 1.5 गो 2 गो रोटी, आ बच्चा सब आधा गो कोई एगो खाए रहे। अच्छा, आ गाय केना भैंस उस केना पल रहे सब। नौकर सब उहे बोहर के खोल दिलक, रात के आ बाहर निकाल दिलक धूप में। सब धूल और खाना 5 बजे से खाना दऽ कऽ सब भैंस के बांधि देलक, गाय बैल के सबके, आ तकर बाद घर साफ केलक सब। अच्छा, ओहि समय में जे छै से कथी पर आग गैस पर चूल्हा पर ओहि समय में केना भोजन बने रहे। वएह ने तहिया जमाना में हो, आबी पर झरक लागै छै, गरम लागै छै लोकके। लकड़ी के जरना रहे, सोनी के जरना रहे, आ 2 गो चूल्ही रहे और वो बनाबे रही लोग। कितना देर भोजन बने में लगे रहे समय। 3 घंटा 2.5 घंटा, 6 बजे से 9 बजे तक। 10 बजे में लोग फ्री हुए बना कर खाना। आ मेघू जो तोहर रहे बैल जे देखे रहे, ओकर भोजन वोजन ओकर भोजन तऽ 6 बजे ओकरा 2 गो रोटी चाही आ सब्जी। 6 बजे लोग उठ के 5 बजे उठे अपन फ्रेश आर होके आ हाँ एकदम लोग तेजी से ओकर रोटी 2 गो और सब्जी छै, कभी रतके सब्जी छै, कभी दिने के भोरे के बांधले 2 गो रोटी लऽ कऽ आ चलि गेलै बैल गाड़ी लऽ कऽ 12। आ वहाँ अपन फिर शाम में अयलै। शाम में बैल सबके मालिश कऽ कऽ पानी पिया के खाना खिया के आ तब चलि 7 बजे चराबै आ भैंसी सबके बड़का नौकर। आ दूध के व्यवस्था। दूध कभी बेसी छै तो हलवाई दुकान चलि जाइ रही। पहले तो हलवाई दुकान रही, सब हलवाई के आबै आ सब लऽ जाए, नौकर आर नापि के वहाँ पहुँचा दिए बाल्टी में रखे। अपना घर में ओते बाल बच्चा सब आदमी खाए रखे रहे और सब। अच्छा, जना पहले खेती से जते घर बनले, द्वार बनले, सब चीज व्यवस्था हो रहे, आइ उ खेती से संभव छै। नहीं, अब कहाँ संभव छै। पहले रहे मजदूर सस्ता रहे, ज़्यादा कम दाम में मजदूर मिलत रहे। आ मजदूर महंगाई भऽ गेलै, खाद बीज महंगाई भऽ गेलै, तो एते महंगा खाद बीज नहीं रही। अपना गोबर रहे, अपना ओते बैल भैंस जे रहे से खेतिए में नहीं दैला, खाली गोबर के गोबर। टेलर के ट्रैक्टर रहे, टेलर से खाली गोबर ढोए रहे साल में 2 बेर। तो जानो सब भैंस गाय किया हटबऽ पड़ गेलै। मजदूर के कमी भऽ गेलै। आदमी से इहो माने अपनो सब में से बाबूजी वाला काम नहीं लोग कऽ पेलखिन। 3 बजे भोर में बाबूजी उठथिन आ नौकर सबके उठेला, अपने सब उठल, सब गाय भैंस बैल के खाना देलक, सब खा के टाँच रहल। तो बैल के लऽ कऽ 6 बजे में चलि गेल आ तकर बाद शाम को बाबूजी दूरा पर बैठे रखिन। सब नौकर के इकर सब चीज साफ सफाई ओकर, घर सब साफ भेलै, जगह साफ भेलै। जाड़ महीना ऊख के पत्ती, मकई के खर सब भरि मोट के घर में बिछौना पर गाय भैंस के बोझा के बोझा। रात भर ठंडा में सुति लगै छी आ सुबह में सब खोल के बाहर गेलै। तब सब भरि जे भींगलै जंगल तो सब उठा के फिर बाहर के देलक सब आदमी नौकर सब, धूप में सुखैलक। फिर शाम के शाम 4 बजे से सब बिछौना में सब ओछल लगल। अच्छा मौसी, ओहि जमाना में तू सब जब अल हो, अपना सब शादी विवाह करके अलग अलग जगह पर गेल हो, तो ओहि समय में केना जमींदारी चले रहतो के। जमींदारी
मतलब केना खेती गृहस्थी केना होइ रहे, केना की करे रहो? खेती गृहस्थी तऽ जौन रहै छलै, जौन आर करै छलै, वएह गृहस्थी वएह रहै छलै। हरबा रहै छलै, हर जोताइ छै। पहिले कोनो ट्रैक्टर रहै, पहिले तऽ हर रहै। हमरा चारि पर 5 गो बरद रहै छलै, हरबा रहै छलै, हर जोतै छलै, खेती होइ छलै, बहुत मेहनत रहै। अभी हमरा आरके राशनमे खेती होइ तऽ खेसारी जे उखड़ै तऽ टाइर जाइ, टाइर पर के धुआइ, अन्नके कोनो कमी नहि रहै। लेकिन एना खाद पानि ईसब नहि ने पहिले पड़ै रहै, तैयो खेती, तैयो अन्न ढेर उपजै छै। आब तऽ एतेक खाद पानि दै छै तैयो ने ओतेक अन्न होइ छै। अच्छा मौसी, खाना उना जते नौकर रहे रहो, हबर रहो, ओकरा केना खाना दे रहो, केना अपने से बन, केना की करे रहो? बना कऽ दै छलियै ने, जेना अथी चरवाहा भैंस आर गायके चरवाहा रहै छै, तकरा 3 टाइम खाना, नाश्ता भिनसरके, आ ताहिके बाद खाना अथीमे आ रातिमे 3 टाइम बना कऽ दै छै। अच्छा तो उधर रोटी तोरा के केना बनबै तऽ नहीं रहो बच्चा में, तो केना सिखल रोटी बनेनाइ? रोटी बनेनाइ सीखऽ पड़लै ने, मजबूरी। अच्छा। हम तऽ ओहो कनि मरुआके रोटी बना ओहिके आरगना कतहु जाके जाने छल, आ ई तऽ किछो नहि करै छै। आ गहूँमके रोटी हमरा नहि बनबऽ आबै छै, गहूँमके रोटी एकदम नहीं बनबऽ आबै छै। मकइके रोटी ठेकियो लिअ, गहूँमके नहीं होइ छै घरमे। ओते मजदूर सबके केना बनबै रहो खाना? नाश्तामे कि आ चूल्ही पर में, पहिले गैस रहै कि गैस जैसे नहीं रहे, चूल्ही पर में, जरना पर में। हमरा यहाँ तऽ खुट्टी राठा ढेरी रहे, ओहि लऽ कऽ जरना से होइ छै, खाना बनै छै। खाना तऽ कहलियै जे नाश्तामे रोटी, खानामे भात, आ जब हरबा रहै, जौन हरबा तऽ रहड़ीके तऽ कमी नहीं, रहड़ीके दालि उसैनके आ रोटी जाइ छलै खेत पर के पहुँचाबै छलै जौन से समय। आब तऽ एगो खाना बनबै ला लोक तैयार नहीं रहै छै, अपने जे अथी हेतै खाना बनबै ला नहीं तैयार रहै छै। आनंद मोहन के रिएक्शन पे ठाकुरों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई में मनोज झा ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपत्तिजनक है? ये बात मनोज झा ने नहीं कही है, किसी कविता का उदाहरण दिया है, और मनोज झा ये सफाई दे के कहे हैं कि ठाकुर सब है, जिसके अंदर वो है, मतलब उनका इशारा मुख्य रूप से जो दबंग लोग हैं उनकी तरफ हमारे समय से था। लेकिन ठाकुर शब्द को लेके अभी बॉलीवुड में भी जो नकारात्मक चित्रण किया जाता रहा पिछले 30-40 साल में, कि ठाकुर का मतलब जरिंदा, ठाकुर का मतलब आतंक, मतलब ठाकुर का मतलब जो शोषण करने वाला, ठाकुर का मतलब जो गरीबों को लूटने वाला, ये चित्रण बॉलीवुड की तरफ से किया जा रहा है। और पिछले 30-40 साल में इस तरह का प्रोटेस्ट ठाकुरों की तरफ से नहीं हुआ। ठाकुरों का मतलब अगर हम माने तो राजपूत जाति की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुर सिंबलाइज करता है राजपूत जाति से। ठाकुर टाइटल भंगारों का भी होता है, ठाकुर हजाम का भी होता है, ठाकुर टाइटल और कई जातियाँ हैं जिसके लिए होता है। लेकिन जो ही ठाकुर जो कविता में है, उस ठाकुर का जो संदर्भ है वो राजपूत जाति से है, तो इसको मनोज झा को समझना चाहिए, पहली बात। और उसी की प्रतिक्रिया आनंद मोहन ने दी है। तो वास्तव में आनंद मोहन ने जो प्रतिक्रिया दी है वो राजपूत समाज के उस विरोध का एक भाव है, एक अभिव्यक्ति है। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया कि मैं रहता तो ऐसा कर देता, वैसा कर देता। तो यही चीज़ का तो विरोध है इन लोगों को, कि आप हमेशा जो है सो कुछ कर देने की बात कर देते हैं। तो उसमें तो कहीं ऐसा नहीं है कि सर कटाने की बात है, सर काटने की बात कर देते हैं आप।
और सर काटने की बात, जो ठाकुर से आप संदर्भ करते हैं, हमारे महाराणा प्रताप या और जो हमारे पूर्व पुरुष हुए उन लोगों से संदर्भ करते हैं, तो वो सर काटते थे जो उन पर जुल्म करता था। तो आनंद मोहन के पहले हिस्से में बिल्कुल सही है कि राजपूत की भावना को जो चोट पहुंची, जो पहले से भी पहुंचती रही है बॉलीवुड के द्वारा, उसकी उन्होंने आवाज़ दी कि ये शब्द जो है सो इस तरह से है। लेकिन उनका दूसरा पार्ट जो है कि हम ऐसा कर देते, या और लोग भी बोले हैं कि हम ऐसा कर देते वैसा कर देते, तो ये राजनीतिक है और राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन का है कि राजपूतों को वोट को कैसे गोलबंद करें और अपनी तरफ लें और उनको समझावें कि साहब हम तुम्हारे लिए बोलने वाले हैं। हम इसी तरह से लेते हैं। और आगे से भी मनोज झा को इस बात के लिए इस बात की समझ बनानी होगी कि अब जो है सो जातीय अस्मिता की जब बात पिछड़ों की होती है, जातीय अस्मिता की बात जनगणना के माध्यम से और तबके के सभी तबकों की बात होती है, और उनका एक संगठन भी सभी जातियों का अलग अलग तरीके से बन रहा है, जो राजपूतों या ठाकुरों का संगठन टाइप का वैसा व्यापक रूप लेके नहीं आ रहा है कि जो ही वो संगठन बनेगा तो कहेगा कि साहब जमींदारों का और सामंतों का संगठन बन गया। तो वो जो लेकिन अभिव्यक्ति हो रही है, छोटे मोटे संगठन बना के लोग अभिव्यक्ति कर रहे हैं। पद्मावत में लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति दी। अब उस पर तर्क पर हम नहीं जाएंगे कि वो पद्मावत में अभिव्यक्ति देना कितना जायज़ था, कितना नाजायज़ था, कितना तर्कपूर्ण था, कितना ऐतिहासिक था, उस पर हम नहीं जाएंगे। कितना राजनीतिक था, कितना गैर राजनीतिक था। लेकिन एक आवाज़ बॉलीवुड को भी दे दी गई कि इस तरह का चित्रण नहीं कीजिए। बट सच्चाई ये है कि राजपूत राजा जो हुआ करते थे, उनके रियाया में प्रजा में सभी जातियों के अलावे राजपूत भी हुआ करते थे। ये बात अलग है कि राजपूतों के पास अपना तलवार भाला हथियार रहता था और अपने गांव घर में वो बराबर कसरत करके वर्जिश करके और अपनी तैयारी रखते थे कि राजा को जब ज़रूरत होगी तो हम उनके पास जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है उस ज़माने में भी कि सभी, और इसलिए वो एक तरह से उनको उस अवधि का तनख्वाह मिलता था और वो देश के आन बान शान पर लड़ते मरते थे। तो दो किस्म के ठाकुर उस समय हो गए, एक राजा हुआ करते थे और एक जो रियाया प्रजा में जो ठाकुर जात से बिलोंग करते थे, जो राजा के लड़ाई में परकीय आंदोलन, परकीय आक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में राजा को साथ देते थे। तो जो राजा को साथ देते थे वो जमींदार नहीं हुआ करते थे। उनकी आर्थिक हैसियत वैसी नहीं हुआ करती थी जो किसी का शोषण करे। हाँ, बोली में दबंगई जो अभी आनंद मोहन के बातचीत में लगी, जैसे लगता है कि मारने पर उतारू हैं। बोली में दबंगई जैसे राघवेंद्र जी के बातचीत हुई, बोली में दबंगई वो बीजेपी के जो विधायक हैं सहरसा के इलाके के नीरज बाबू है, ये दबंगईपन है। और इस दबंगई का एक अर्थ है कि लोग डर जाते हैं कि लोग हो सकता है ठीक है मारिए दे। तो वो निगेटिव पॉइंट है हम ठाकुरों का, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस तरह का हमेशा जाहिर करते रहे हैं। और अपना इमेज, हमारा इमेज इसके कारण भी ऐसा बन रहा है जो बॉलीवुड में दिखाया गया या जो लोग सामान्य तौर पर बोल देते हैं। हमारी हैसियत उस ज़माने में भी किसान की थी और हमारी हैसियत किसान के रूप में उस ज़माने में भी ऐसी नहीं थी कि हम उस गांव के या उस इलाके के राजा रहे हों या बड़े हों। ये ठीक है कि जो कास्ट डिवीज़न है उसमें हमको माना गया कि हम सबसे ऊंचे पद पर हैं ब्राह्मणों के बाद, लेकिन और उस तरीके का हम सम्मान भी पाते रहे, इसमें कोई बात नहीं है। जो गरीब से गरीब, दरिद्र से दरिद्र राजपूत हुआ करता था उसको भी एक किस्म का सम्मान मिलता था, डर से नहीं वैसे भी। लेकिन हम भी गरीब हुआ करते थे और हमारा कोई ऐसा कुआं नहीं होता था जहाँ हम किसी को पानी नहीं पीने दें, या हम अपने गौशाला में जो गौशाला करते हैं अपने बैल अपने हल का मूठ छूने वाले आदमी जो हैं सो। और वो ये जो दलित से संदर्भ किए हैं मनोज झा, तो वो कभी भी शायद संदर्भित नहीं हो पा रहे हैं कि दलित खेतिहर कभी हुआ ही नहीं है। कोई दलित जाति जो है सो खेतिहर नहीं है। हाँ, वो उससे भी निम्न कोटि के काम, जिसको निम्न कोटि के काम कहा जाता है कि मेहतरी का काम कर सकते हैं, डोम का काम कर सकते हैं, लाज लाने का काम कर सकते हैं, या इस तरह का जो निम्न काम माना गया है वो काम कर सकते हैं। लेकिन हल का मूठ पकड़ने वाला दलित कभी नहीं रहा है।
तो फिर वे ये कभी का भी जो संदर्भ है उनका संदर्भ फिर हाँ ये पिछड़ी जातियाँ हुआ ही है, पिछड़ी जातियाँ हैं जो हल चलाते थे, जो खेत के काम करते थे, कुदाल चलाते थे। और वो कुदाल जो है सो हम लोगों के ज़माने में तो उन्हीं का होता था, उसी पिछड़ी जाति के लोगों का होता था। राजा का तो कुदाल नहीं होता था, हल होता था। अब ट्रैक्टर हो गया है, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया और इस कॉम्प्लिकेटेड मामले से बचा जाना चाहिए। उस जातीय अस्मिता के नाम पर जो है जो लोग का अभी चल रहा है, पहला हिस्सा छोड़ के जो पहला हिस्सा है कि हम अपमानित महसूस हुए तो ये सच है। अब दूसरा हिस्सा है कि हम जीभ काट लेंगे, हम गर्दन काट लेंगे। यही इमेज जो है सो बॉलीवुड में भी ने हमको बनाया और यही इमेज जो कविता लिखने वाले कवि ने हमारा बनाया। लेकिन और उस इमेज को बढ़ने में हमारा भी योगदान है, इसलिए हमको भी ये सोचना चाहिए कि ये इमेज हम नहीं भूलें।